सारे पेरेंट्स को एक ही चीज़ चाहिए कि माई चाइल्ड शुड बी द बेस्ट, और ये बेस्ट का डेफिनेशन तो कुछ है ही नहीं। लाइफस्टाइल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स एक्चुअली एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि चाइल्डहुड ही एक ऐसा समय है किसी के लाइफ में जहाँ उनकी कैपेसिटी ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा है। हम कोई डिस्कम्फर्ट ही नहीं क्रिएट करते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा अगर मेरे पास उसके लिए सिर्फ 2 घंटे हैं दिन में, तो ये 2 घंटे में मुझे नहीं चाहिए कि वो रोए। आप बस उसकी डिस्कम्फर्ट हटा के उसको ऑलमोस्ट क्रचेस दे रहे हो। वो क्रचेस की मदद से खुद से चलना नहीं सीख पाएगा, और फिर वो डायग्नोज होते हैं डायबिटीज से एट द एज ऑफ 35। बट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 6 मंथ से, जब हमने एक्टिवली उसको स्वीट फूड इतना पसंद करवा दिया, जब हमने ही फूड और रिवॉर्ड को एक कर दिया, तो उससे आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, क्योंकि आपको वो गलती के साथ क्या करना है यू डोंट नो। बट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? जब आपको 2 साल पे बोला था कि ये मत करो, इससे ये हो जाता है, अब ये ट्राई मत करो, नहीं होगा तो। मूवमेंट फॉर अ यंग चाइल्ड इज ब्रेन डेवलपमेंट, और जब वो मूव नहीं करते हैं तो एक तो हम उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है वो एक हिट लेता है। स्लीप फॉर अ चाइल्ड इज नॉट रेस्ट अलोन, इट्स एन एक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द ब्रेन ग्रोथ। मेरे बच्चे ने ये क्या, चलो मैं इंटरनेट को पूछता हूँ, मैं AI एजेंट को पूछता हूँ। AI एजेंट आपके घर के अंदर नहीं रहता है, उसको आपके घर के एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता है, उसको आपके बच्चे की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि आपके बच्चे को कुछ नहीं कर सकता है वो। वी हैव टू बिकम हु वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी। चिल्ड्रन आर लाइक अ मिरर इन फ्रंट ऑफ अस। हम जो नहीं है वो भी नहीं बनेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट टेक्स वन विलेज टू रेज अ किड, यानी कि एक बच्चे को बड़ा करने के लिए पूरा का पूरा एक गांव लग जाता है, और शायद वो भी कम पड़ जाता हो। लेकिन क्या है ना, बच्चा सिर्फ गांव की वजह से नहीं, माँ बाप आसपास के एनवायरनमेंट के प्यार की वजह से भी बड़ा होता है, और इसी को कहा जाता है लाइफस्टाइल। तो एक है साइंस और एक है लाइफस्टाइल, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो मैं एक डॉक्टर को लेकर आती हूँ जिनका नाम है डॉक्टर मिशेल शाह, जो कि पीडियाट्रिक लाइफस्टाइल मेडिसिन की स्पेशलिस्ट हैं और भारत में अकेली हैं। कैसी हैं? आई एम ऑल गुड, थैंक यू, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी पॉडकास्ट के लिए। मैं भी मैं रूना आशीष। अब इनसे ये जानना चाहती हूँ, बच्चे तो बहुत मुझे बड़े मज़ेदार लगते हैं, लेकिन बच्चे जो हम हुआ करते थे और बच्चे जो मेरे हैं और अभी के जो बच्चे हैं, सब बहुत अलग हैं। लाइफस्टाइल प्लेड अ ह्यूज रोल इन द लाइफ। लाइफस्टाइल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स एक्चुअली एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि चाइल्डहुड ही एक ऐसा समय है किसी के लाइफ में जहाँ उनकी कैपेसिटी ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है। वो टाइम पे न्यूरॉन्स सारे सीख रहे हैं कहाँ जाना है, कैसे फायर होना है, क्या इंटरनल वॉइसेस बनाने हैं, क्या मेरा बिलीफ सिस्टम है। और ये टाइम ऐसा कभी भी, इतना न्यूरोप्लास्टिक टाइम हमारे लाइफ में कभी नहीं आ सकता वापस। बिल्कुल। हम शायद अभी हमारे मॉम्स को नहीं पूछ सकते कि आपने ये टाइम पे क्या किया था, क्योंकि उन्होंने जो वर्ल्ड के लिए हमें रेस किया था वो वर्ल्ड अभी है ही नहीं। हम रेस करे गए थे एक वर्ल्ड के लिए जहाँ पर पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ आपको सब कुछ याद रखना है, जहाँ आपको ये भी करना है वो भी करना है। पर अभी का वर्ल्ड वैसा नहीं है, क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना याद रहता है। वो मैं एक AI पे डाल के मुझे उसका आंसर मिल सकता है। शायद अभी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं प्रॉब्लम्स कितना फास्ट सॉल्व कर सकती हूँ, मैं कितना क्रिएटिवली कुछ सोच सकती हूँ, शायद मेरे पीपल स्किल्स कैसे हैं, मैं आपको मिलने से ही मैं कितना वार्मथ एक्सप्रेस कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें अभी के वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमें चाहिए कि हमारा बच्चा नेक्स्ट जनरेशन में या उसकी पूरी लाइफ टाइम में एक हेल्दी, हैप्पी, सक्सेसफुल, थ्राइविंग, रेजिलिएंट चाइल्ड बने, तो फिर उसका काम अभी से ही शुरू हो जाता है। शायद उसके बर्थ से पहले भी, जो हम प्रीकंसेप्शन के बारे में नेक्स्ट बात करने वाले हैं उस पर। एक तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मुझे ना ये जेनजी बहुत क्यूट लगता है, फटाफट हर चीज़ का समाधान लेकर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने बहुत सारी लाइफस्टाइल की वजह से बोल लो या एनवायरनमेंट की वजह से चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि सबको सब मालूम होता है, सबको हर चीज़ फ़ोन पर अवेलेबल होती है। तो ऐसे में एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करती हैं कि ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें इंक्लूड की जाए और क्या चीज़ें एक्सक्लूड की जाए, ताकि वो जो एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है ज़िंदगी को जीने की, जो शायद मिलेनियल्स में बहुत ज़्यादा रही है, जेन-ज़ी तक थोड़ी कम हो गई है, लगभग वैसा जिए, क्योंकि हर बच्चा अलग ज़िंदगी लेकर आया है। आपने ये जो चीज़ बोली है कि हर बच्चा अलग है और हर बच्चा उनकी एक लाइफ लेके आता है,
आई थिंक हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो आज के पेरेंट्स हैं, जो यंग पेरेंट्स हैं, उनको ये चीज़ याद रखने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को नहीं। बच्चों को नहीं, क्योंकि सारे पेरेंट्स को एक ही चीज़ चाहिए कि माई चाइल्ड शुड बी द बेस्ट। और ये बेस्ट का डेफिनेशन तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। आपको ना ही कोई ट्रॉफीज मिलने वाली है जब वो बेबी 50 ईयर्स का होगा कि ये लो आपने बहुत अमेजिंग बच्चे को रेज किया है, नहीं। बट आपकी ट्रॉफी क्या होगी जब मे बी वो बच्चा आपके साथ कनेक्टेड होगा, जब वो 50 साल के एज पे भी अगर आप जी रहे होंगे वो आपको रोज़ कॉल करेगा कि आज मेरे साथ ये हुआ था। जब वो कहीं कोई रूम में एंटर होता है तो ऑटोमेटिकली सबको अच्छा लगता है। वो एक बच्चे की कैपेसिटी होती है। और आई थिंक सबसे बड़ी गलती जो यंग पेरेंट्स करते हैं वो है कि उनको एक परफेक्ट बच्चा चाहिए, और परफेक्शन कुछ है ही नहीं इसमें। हर चाइल्ड की एक अलग आइडेंटिटी होती है, एक अलग पूरा स्किल सेट होता है। हम हमारे परफेक्शन की जो इनसिक्योरिटीज़ है वो हम उन पे नहीं डाल सकते हैं। आई थिंक इम्परफेक्शन से ज़्यादा रोमांटिसाइजिंग कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। एक छोटी सी चीज़ है जो अभी तक नहीं मिली है लेकिन शायद कल मिल जाए। एग्जैक्टली। और उसी के लिए हमको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ते रहें। एग्जैक्टली। लेकिन आजकल के बच्चे जो भी सिचुएशन है, छोटे से छोटी शहर की बात करो या मेट्रो की बात करो, वी हैव टू एक्सेप्ट ये एक न्यूक्लियर फैमिली का हिस्सा है। अब वो दादा दादी नाना नानी नहीं आ सकते क्योंकि शायद वो गांव नहीं छोड़ना चाहें, वो अपना शहर नहीं छोड़ना चाहें और यहाँ नहीं आना चाहें। ऐसे में उनके आसपास का माहौल कैसे बेटर बनाया जा सके ताकि संस्कार भी जाएं, हेल्थ भी जाए और अच्छी बातें भी जाएं। जब भी हम वर्किंग पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं तो वर्किंग पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली उनके बच्चे के अराउंड 100% ऑफ द टाइम नहीं हो सकते। वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ये रियलिटी है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो तो मोस्ट डेफिनेटली दोनों काम कर रहे हैं इन सम कैपेसिटी में भी, फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम या जैसे भी। ऐसे माहौल में आपको एक विलेज तो चाहिए बच्चे को रेस करने के लिए। जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। इट डेफिनेटली टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एंड जब भी आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो आप आपका विलेज खुद डिसाइड करते हो। आप डिसाइड करते हो कि आपके बच्चे की देखभाल कौन करेगा जब आप नहीं हो। क्या वो एक नानी रहेगी जो आपके घर में मदद करती है उस बेबी के अराउंड? क्या वो कोई पड़ोसी रहेंगे? क्या वो कोई फ्रेंड रहेंगे? क्या वो कोई दोस्त रहेंगे? क्या वो कोई और रहेगा? वी मेक दैट चॉइस फॉर दैट चाइल्ड। अगर आपके घर पे नानी है तो आप ऐसा मत समझो कि उसका रोल नहीं है कुछ ये बच्चे के डेवलपमेंट में। एक्चुअली उसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वही आपके बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है। ऐसे माहौल में अगर ये आपकी रियलिटी है, जो काफ़ी पेरेंट्स की रियलिटी है, तो प्लीज़ आपके नानी को आपके केयर गिविंग का एक हिस्सा बनाइए, आपके केयर गिविंग एनवायरनमेंट का एक हिस्सा बनाइए। हम अक्सर बार नानीज़ को क्या बोलते हैं कि उसको ये टाइम पे खाना देना, उसको ये टाइम पे सोना है, उसको ये टाइम पे ये करना है, उसको ये टाइम पे ये करना है। क्या हम उनको कभी भी समझाते हैं कि जब ये रोता है ना तभी उसको बस थोड़ा सा पीठ पे पैट करो, वो ठीक हो जाता है। अगर उसको बहुत ज़्यादा कुछ चिड़चिड़ हो रही है तो उसको थोड़ी टाइम बस अकेला रहने दो, वो ठीक हो जाएगा। अगर वो बहुत टैंट्रम्स थ्रो कर रही है तो उसको पहले से ही पूछ लो कि क्या आप आज ब्लू ड्रेस पहनोगे या पिंक ड्रेस पहनोगे, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंस चाहिए, उसको ऑटोनॉमी चाहिए। हम कभी भी हमारे केयर गिविंग एनवायरनमेंट को ये नहीं सिखाते। हम बस लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं कि 9 o'clock को ये, 10 o'clock को ये, 11 o'clock को ये। बट एक चाइल्ड लॉजिस्टिक्स से भी बहुत ज़्यादा है। उसमें भी उसके इमोशंस तो है ही, उसकी एक इमोशनल एनवायरनमेंट है, उसका एक डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी है। तो प्लीज़ आपके जो केयर गिवर है, जो भी केयर गिवर है, नानी है, दादी मतलब नानी जी है, जो भी केयर गिविंग एनवायरनमेंट के मेंबर्स है, उनको आपके चाइल्ड के बारे में ब्रीफ कीजिए, वो क्या कर रहा है। क्योंकि कई चीज़ें सिर्फ पेरेंट्स समझते हैं और कोई नहीं समझेगा। मे बी कोई रूल्स है जो पेरेंट्स ने बनाए हैं कि हमें चाहिए कि हमारा बच्चा ये नहीं करे, वो शुगर नहीं खाए 2 साल तक। बट क्यों? क्या आपने ये कभी आपके बेबी के दादी जी को समझाया है? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम देखा जाए तो ये एक जर्नी मदर की भी होती है। हम जिस सेटअप में रहते हैं, इंडियन सेटअप में रहते हैं, जहाँ पे पापा का काम सिर्फ बच्चे के लिए, अच्छा ख़त्म हो गया है क्या, मैं खरीद कर ले आता हूँ, तुम मत जाओ, तुम रात को क्यों जा रही हो, ऑफिस के बाद क्यों जा रही हो, मैं लेके आ जाता हूँ। पापा की जिम्मेदारी वहाँ ख़त्म हो जाती है। एंड दिस इज़ द टाइम एंड मदर इज़ मोस्ट स्ट्रेस्ड। काम में भी उनको, बॉसेस को चाहिए कि यू लिव लाइक यू डोंट हैव अ किड, एंड व्हेन यू आर एट होम यू लिव लाइक यू नेवर हैड अ करियर।
बहुत सॉलिटरी लाइफ वो जी रही होती है और ऐसे में पिता को सिखाया ही नहीं गया कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो इसका इम्पैक्ट मदर फादर पर क्या पड़ता है, और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करने वाले बन जाते हैं, उसका इम्पैक्ट बच्चे पर क्या पड़ता है? बच्चे में बस कंफ्यूजन हो जाता है। मम्मी बोल रही है कि ये करो, पापा बोल रहे हैं ये मत करो, मैं करूँ क्या? मैं किसकी बात सुनूं? फिर उनमें फेवरेटिज्म हो जाती है। मम्मी ने बोला ये नहीं करना, पर पापा ने तो बोला कि हाँ ठीक है कर लो, तो मैं अभी पापा से पूछूंगा क्या मैं ये करूँ। यू आर कंफ्यूजिंग द चाइल्ड। उसको क्या पता क्या सही है क्या गलत है। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने बताई कि फादर का रोल स्टॉप नहीं होता है बेबी आने के बाद, वो स्टार्ट होता है। उनका रोल स्टॉप नहीं होता है जब भी उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है, उनका रोल स्टार्ट होता है। और मैं मेरे पेशेंट्स में ऑनेस्टली काफ़ी हद तक देख रही हूँ कि फादर ज़्यादा इन्वॉल्व है, डेफिनेटली उनमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, विच मीन्स दैट कुछ बदल रहा है। मे बी द मॉम्स आर रियली ट्राइंग टू शेयर द लोड कि आप भी थोड़ा ये ले लो, मैं थोड़ा ये ले लेती हूँ। वो भी ओके है कि ठीक है वो उनके हिसाब से कर रहे हैं। द बेबी इज़ फाइन, इट्स ओके, मे बी दिल मेक अ मिस्टेक, कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम। वो भी काफ़ी चीज़ों को लेट गो कर रही है। और यही होता है एक्चुअली। कई बार मॉम्स भी बोलते हैं कि नहीं आप मत करो, आपको नहीं पता है, आप मत करो, आपको नहीं पता होगा ये क्या कर रही है। सो दे टेल द फादर कि आप रहने तो, यू डोंट नो। फिर वो फादर को क्या लगता है कि ठीक है चलो मैं नहीं करता हूँ, वो बोल रही है कि उसको ही आता है तो वो ही कर ले, नो प्रॉब्लम। फिर उनका इन्वॉल्वमेंट वैसे कम हो जाता है। तो अगर आप मॉम हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ उनको कॉन्स्टेंटली ये मत बोलो कि ये नहीं करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। वो भी सीखेंगे ना, आप भी तो सीख रहे हो। और अगर आप फादर हो तो पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ। बस उतना ही सेंटेंस, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प यू, लेट्स स्टार्ट देयर एटलीस्ट। यहाँ पर कई बार ओवर इंटेलिजेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाता है, जो रहता प्यार है लेकिन हो सकता है आज के समय में वो नहीं चले। मे बी चॉकलेट गोलियाँ लाना इज़ वन ऑप्शन, मे बी बहुत सारे चिप्स ला कर देना या फ्राइड आइटम्स ला कर देना, कैंड फूड खिलाना कि चलो चलो मैं तुम्हें ये वाला सॉफ्ट ड्रिंक पिलाती हूँ, वो हो जाता है। इस ओवर इंटेलिजेंस का बच्चे पर क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी हेल्थ कैसे अच्छी भी हो सकता है नानी लड्डू खिलाती हो। आई मीन ऑनेस्टली हेल्थ पे तो वी नो द इफेक्ट कि शुगर, एक्स्ट्रा फैट हेल्थ को क्या करने वाले हैं। बट अक्सर बार आप जो बोल रहे हो ओवर इंडल्जेंस, मैं मेरे क्लिनिक में ओवर इंडल्जेंस सिर्फ फूड के हिसाब से नहीं देखती हूँ। आजकल काफ़ी सारे वर्किंग पेरेंट्स उनके चिल्ड्रन को ओवर इंडल्ज हर एस्पेक्ट में करते हैं। उसको ये टॉय चाहिए, ठीक है मैं ला देती हूँ, उसने ये बुक पसंद की, मैं ये ला देती हूँ, उसको यहाँ ये फ्रेंड के साथ ही खेलना, चलो मैं ये कर देती हूँ। हम कोई डिस्कम्फर्ट ही नहीं क्रिएट करते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा अगर मेरे पास उसके लिए सिर्फ 2 घंटे हैं दिन में, तो ये 2 घंटे में मुझे नहीं चाहिए कि वो रोए, मुझे नहीं चाहिए कि हमारे बॉन्ड में कुछ भी फ्रिक्शन आए, तो उसको जो भी चाहिए मैं उसको दे दूंगी। बट सारे पेरेंट्स को एक चीज़ बहुत 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 इम्पॉर्टेंटली समझ लेनी है कि गिविंग इज़ नॉट इक्वल टू मेकिंग। आप आपके बच्चे को कुछ देकर उसको एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते हो। आप बस उसकी डिस्कम्फर्ट हटा के उसको ऑलमोस्ट क्रचेस दे रहे हो। वो क्रचेस की मदद से खुद से चलना नहीं सीख पाएगा। अगर मेरे हाथ में क्रचेस होते तो मैं नहीं सीखती चलना। क्यों आप वो क्रचेस दे रहे हो उसको? रहने दो थोड़ा डिस्कम्फर्ट, रहने दो वो फीलिंग कि मुझे ये चाहिए था बट नहीं मिला, मुझे इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मेरी बर्थडे आएगी तभी मुझे मिलेगा, थोड़े दिन बाद मिलेगा मुझे, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, थोड़ा रुक के मुझे ये खरीदना पड़ेगा। इट्स ओके, मे बी आपके पास है वो पैसे, बट फिर भी उसको सिखाओ कि आज हम नहीं बाय कर सकते ये चीज़। एटलीस्ट उसके अंदर वो विलिंगनेस रहे कि मैं वेट करूँगा ये चीज़ लाने के लिए, मैं ट्राई करूँगा ये चीज़ लाने के लिए। इसको हम बोलते हैं डिलेड ग्रैटिफिकेशन। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है कोई भी बच्चे को सीखने के लिए, कि उनको जो चाहिए वो इमीडिएटली नहीं मिलेगा। आपको आपके करियर में जो चाहिए था वो इमीडिएटली मिला था। एग्जैक्टली आप रुके रहे, आप कंटिन्यूड रखे आपकी मेहनत। वो क्योंकि आप में वो डिलेड ग्रैटिफिकेशन की एबिलिटी थी कि मैं वेट कर सकती हूँ। और वही हमें बच्चों को सिखाना है, और वो स्टार्ट होता है 1 year old से ही। आप ऐसे मत सोचो कि बहुत
हमें लेटर स्टेजेस पे इस पे काम करना है, नहीं। बिल्कुल। एक और चीज़ ये आती है, कोविड के टाइम में बच्चों ने बहुत ज़्यादा अकेलापन देखा। मतलब मैं बोलूँ देयर वाज़ एंटायरली 4-5 इयर्स का गैप वाला जनरेशन। यस, जो बहुत छोटे हैं वो तो बहुत ही छोटे हैं, और जो बहुत 18 प्लस हो गए हैं उनके लिए इट वाज लाइक अ चैलेंज। तो हम उन Correct. दोनों को निकाल देते हैं, हम कंसंट्रेट करते हैं सिर्फ स्कूल गोइंग किड्स पर, Correct. नॉट इवन कॉलेज गोइंग। दे आर कम्प्लीटली डिटैच्ड। और उसके बाद इन लोगों में जो 7th का बच्चा आज से 10 साल पहले का था और 7th का बच्चा आज है, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर कोविड, ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या ऐसे में कहीं कोई स्टेप लेना ज़रूरी नहीं था ताकि ये सेल्फ सेंटर्ड होने से बच सके? आई एम नॉट सेइंग दे आर रिस्पॉन्सिबल, बट पूरी दुनिया रुकी पड़ी है और उनको भी नहीं समझ में आया, माँ बाप को भी समझ में नहीं आया, ना नाना नानी दादा दादी टीचर्स को समझ में आ रहा है। कोविड का टाइम अभी जा चुका है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उनो रिवर्स कार्ड प्ले करें, हम No, वापस जाके I'm करें। not saying that reverse. I'm saying can we still redo some changes in their lives? इसलिए भी क्योंकि अब लोग ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए, ये बच्चे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और थोड़ी स्नूटी जनरेशन आ गई है इस दौरान, बिकॉज उनको शेयरिंग आया ही नहीं। बट या जो बोल रहे हैं हम्म, ये सिर्फ कोविड की वजह से नहीं हुआ है। हम्म, ये मैं आपको जो बोल रही हूँ ओवर इंडल्जेंस, जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं है, हम्म, ये उस वजह से आया है कि एक एंटाइटलमेंट की फीलिंग है दैट मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। क्यों आपने मुझे ये नहीं दिया? Who are you to not give it to me? Now when did this start? हाँ, This started at the age of 1 and 2 years old कि हाँ. मुझे ये टॉय चाहिए था, मुझे मिल गया। मैं इसके साथ खेल रहा था, उसने मेरा टॉय लिया, मैंने टैंट्रम थ्रो किया, उसने मुझे दे दिया। मम्मी ने बोला उसकी मम्मी को कि उससे दिलवा दो। मैंने सीखा कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, वो मैं किसी और को नहीं दे सकता हूँ। हम्म, I won't share that. When I became a child and I started going to school at the age of 3-4, the same thing used to happen. मैं प्री स्कूल जाता था, वहाँ पर जो टॉय मेरा था वो मेरा ही था, मेरा ही था, करेक्ट। वो मैं किसी और को नहीं दे सकता हूँ। फिर सिबलिंग आ गया, वर्स्ट, मुझे अभी मेरी मम्मी को शेयर करना है, वहाँ से सिबलिंग राइवलरी स्टार्ट हो गई। और फिर ऐसे देखते 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 आई एम नाउ इन 1st-2nd स्टैंडर्ड और ये चीज़ प्रॉब्लम हो गई। बट स्टार्ट कहाँ हुई? हम कोई भी कंडीशन को हम जब ऐसे एकदम उसके लेयर्स निकाल के जब उसको एकदम बेसिक से देखते हैं ना, हम ऑलवेज ये पैटर्न एक एस्टैब्लिश कर Correct. सकते हैं। जो स्टार्ट हुआ था 1-2 इयर्स पे, जब किसी ने बोला था क्या है, बच्चा ही तो है, उसको करने दो ना। फिर वो 3 साल पे लगा कि अरे अभी शायद थोड़ा बी केयरफुल अबाउट योर चाइल्ड। फिर 1 ईयर पे किसी ने फिर 1st स्टैंडर्ड में किसी ने बोला इसकी मम्मी ध्यान नहीं देती है क्या? बट उसकी मम्मी ने तो कुछ किया ही नहीं था। शी वॉज नॉट इवन द वन एट फॉल्ट। द पीपल अराउंड वर एट द एज ऑफ 1 and 2 वर टेलिंग हर कि क्या है, बच्चा ही तो है, थोड़ा तो करने दो ना, बच्चे ही तो करते हैं ये। दैट्स ट्रू। हम खुद के ही जनरेशन्स को खुद से ही स्पॉइल करते हैं, ट्रू, फिर उसका दोष देते हैं पेरेंट्स को करेक्ट। कि आपने कुछ नहीं किया था, बट आपने करने दिया था। मैं जब कुछ बोल रही थी मेरे बच्चे को, तभी आप ही बीच में आके बोल रहे थे कि मत करो मत करो मत करो। ये बात तो हम ओवर इंटेलिजेंस की यहाँ तक करते हैं। एट द सेम टाइम बहुत बार बच्चों को आगे चल के लाइफस्टाइल डिजीजेस से भी सामना करना पड़ता है। Correct. क्या कोई फूड हैबिट्स है जो चेंज की जा सकती हैं? क्या कोई लाइफस्टाइल हैबिट्स है जो चेंज की जा सकती हैं? 100% यही मेरी स्पेशलाइजेशन है कि कैसे हम एक चाइल्ड को उसकी चाइल्डहुड सेल्फ में जो उसके इनिशियल ईयर्स है उसमें ही हम उसकी हैबिट्स ऐसी रखें कि उसको आगे जाके कोई क्रॉनिक डिजीज ना हो। सो लेट्स टेक डायबिटीज, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट केसेस हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, एक स्कूल ऑफ थॉट होगा कि डायबिटीज़ कहीं ना कहीं जेनेटिक है, हो भी सकती है, बट कोई भी जीन को एक्सप्रेस होने के लिए उस तरह की एनवायरनमेंट चाहिए। डायबिटीज़ ऐसा नहीं है कि उसके रूट्स पहले नहीं थे, कि सडनली वो 40 पे आ गई, ऐसा नहीं है, वो ग्रेजुअली आता है। जब भी हम एक बच्चे को फर्स्ट ईयर, अब 6 months के बेबी की बात करते हैं हम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। 6 months को हम वो बेबी को बनाना देते हैं, खीर देते हैं, एप्पल देते हैं, सब ऐसे फ्रूट से ही हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी बेबी जो 6 months का होता है वो नेचुरली सुपर टेस्टर्स होते हैं, मतलब उनको एक टेस्ट बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड तरह से वो टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके टंग पे बहुत ज़्यादा टेस्ट बड्स होते हैं।
ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क आप जो भी आपके बेबी को दे रहे हो वो नेचुरली स्वीट होता है बिकॉज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन दैट. अभी हम उनको वीनिंग के टाइम पे भी स्वीट फूड ही दे रहे हैं. फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी ये सब्जी ही नहीं खा रहा है तो हम उसको और फ्रूट देते हैं क्योंकि उसको फ्रूट बहुत पसंद है. बट एक्चुअली उसको फ्रूट नहीं पसंद है, उसको वो स्वीट टेस्ट पसंद है. अच्छा. एंड वी आर ओनली गिविंग दैट चाइल्ड वो स्वीट टेस्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. देन द चाइल्ड रीचेस 2.5 years. 2.5 years पे आपने सॉल्ट भी चालू कर ली, शुगर भी चालू कर ली. अभी वो चाइल्ड के टेस्ट में सिर्फ उसको स्वीट ही चाहिए क्योंकि वो सुपर टेस्टर था तो उसको स्वीट टेस्ट एकदम परफेक्ट अच्छा लगने लगा है. सो दिस इज अ चाइल्ड हु ईट्स केचअप विद इडली, मैगी विद केचअप. व्हाई? बिकॉज केचअप इज दैट स्वीट फूड. उसको वो स्वीट टेस्ट चाहिए उसका. ये वही बच्चा है जो पहले सुबह उठते से ही ओट्स लेगा बट उसमें पूरा एक हनी डालेंगे या ऊपर से शुगर डालेंगे और मम्मी बोलेगी ओट्स तो हेल्दी होते हैं ना. ओके. फिर वो और बढ़ेगा, फिर वो बन जाएगा टीनेजर. तभी प्यूबर्टल चेंजेस आने लगते हैं, हार्मोन्स एट प्ले आ जाते हैं, ये होता है वो होता है. अभी कहीं ना कहीं उसको ये भी लगने लगा है कि फूड और कंफर्ट एक ही चीज़ है क्योंकि हम ही वो चीज़ और ड्राइव करते हैं उनमें कि अच्छा तुम बीमार हो थोड़ी खीर खा लो, तुम बीमार हो मैं तुम्हारे लिए शीरा बना देती हूँ. फूड इज़ इक्वल टू कम्फर्ट फॉर दैट चाइल्ड और फूड इज़ इक्वल टू अ रिवॉर्ड. आज अच्छे मार्क्स आए चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, आज ये हुआ चलो बाहर खाना खाने चलते हैं. A reward is also food. True. A sadness is also food. True. So this is still teenager where you have utilized food and completely exploited it. फिर वो होते हैं 23, 24, 25. पढ़ाई ज़्यादा रहती है, वो पूरे टाइम बैठे ही रहते तो वो एक्सपेंडिचर भी कम हो गया. और अभी हम उनका ब्लड शुगर ग्राफ जब देखते हैं तब वो रोलर कोस्टर के जैसा होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन. मतलब इंसुलिन को समझ ही नहीं आता है कि मैं कब फायर करूँ और ये हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डायबिटीज़ का प्रीकर्सर है. और फिर वो डायग्नोज होते हैं डायबिटीज़ से एट द एज ऑफ 35. बट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 6 मंथ से. जब हमने एक्टिवली उसको स्वीट फूड इतना पसंद करवा दिया, जब हमने ही फूड और रिवॉर्ड को एक कर दिया, जब हमने ही फूड और कंफर्ट को एक कर दिया और फिर हम 35 पे बोलते अभी लाइफस्टाइल चेंज करने का टाइम आ गया है. Why wait? इन दिनों बड़े लोगों में हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. क्या इसका भी कनेक्शन बचपन में है? हार्ट अटैक्स एक बहुत मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है. उसमें डाइट भी आ जाता है, मूवमेंट भी आ जाती है, स्लीप और स्ट्रेस भी आ जाते हैं. बट आप ये फैक्टर्स सुनो, डाइट, मूवमेंट, स्लीप, स्ट्रेस, ये सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं. स्ट्रेस को लेते हैं. लेट्स टेक द टॉपिक ऑफ स्ट्रेस क्योंकि बहुत सारी जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक्स है, ये सारे में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर स्ट्रेस रहता है. स्ट्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है? जब एक 2 साल के बच्चे को हमने बोला ये नहीं कर सकते, ये मत करो, ये मत करो, तुम ये करोगे तुम गिर जाओगे तो मत करो. देन जब वो 5 साल का होता है तभी उसने ऑलरेडी उसके माइंड में ये चीज़ सीख ली है कि ये नहीं करना है, इससे ये होता है तो मुझे ये ट्राई ही नहीं करना है. क्योंकि अगर मैं ये करूँगा और मैं फेल होऊंगा तो मैं नहीं कर सकता हूँ ये. वो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है. जब वो स्कूल में आते हैं, स्कूल में भी ये जो रिस्क टेकिंग एक्सपेरिमेंटल कैपेसिटी है वो लेट होती है, मतलब वो आती ही नहीं है, वो नहीं यूज़ होती है. फिर वो हो जाते हैं 30 years के जब वो बिजनेस में एंटर करते हैं. अभी बिजनेस में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा और शायद आपका रिस्क नहीं भी चलेगा बट आपके बॉडी में, आपके माइंड में वो रिस्क लेने की कैपेसिटी कभी थी ही नहीं. उसका मतलब है कि वो रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं थी, मतलब गलती करने की भी कैपेसिटी नहीं थी. तो अभी जब वो गलती हुई है एट द एज ऑफ 30 में भी आपका जो रिस्क था वो नहीं चला तो उससे आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया क्योंकि आपको वो गलती के साथ क्या करना है यू डोंट नो. बट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? जब आपको 2 साल पे बोला था कि ये मत करो, इससे ये हो जाता है, अब ये ट्राई मत करो, नहीं होगा तो एक रीफ्रेमिंग ये भी हो सकता है कि चलो आप ट्राई कर लो, देखो क्या होता है. क्या होगा? ग्लास गिर के टूट जाएगा, चोट आएगी मे बी बच्चे को ऑफ कोर्स, बट मे बी द चाइल्ड विल लर्न कि ग्लास नहीं फेंकता है फ्लोर पे, वो टूट जाता है. दे विल लर्न. आज के समय में, हर समय में इनफैक्ट ऐसा होता है कि आपकी
केयर चेंज होती जाती है, जनरेशन चेंज होती जाती है। पहले जहाँ पर कुछ एक चीज़ें हम घर की बहुत पसंद करते थे, अब वही घर की चीज़ें बाहर के लोग भी लाकर देते हैं। डू यू थिंक दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नॉट, यू शुड नॉट टेक, लाइक घर के लड्डू जो है अब वो पास में एक गृह उद्योग वाले लाकर देते हैं, क्या इससे भी कोई चेंजेस आते हैं? लड्डू एंड ऑफ द डे पे लड्डू ही है। मे बी उसकी क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स बेटर होंगे, ओके, बट ये नहीं चेंज होता है कि उसमें शुगर है, ये नहीं चेंज होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा फैट है, ये नहीं चेंज होगा कि वो शुगर खाने से ब्लड शुगर स्पाइक होगा। सो लड्डू मे बी इफ़ यू आर इंडल्जिंग इन इट वंस इन अ वाइल, कहीं एक बार अपने आपके बच्चे को दिया आफ्टर द एज ऑफ 2, ओके इट्स बेटर टू गिव होममेड बिकॉज आप इंग्रेडिएंट्स कंट्रोल कर सकते हो। करेक्ट। बट घर का लड्डू और बाहर के लड्डू में न्यूट्रिशनली कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे बच्चे के बिहेवियर में बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेशली घर के इन्वायरमेंट की वजह से? एक बच्चे का जो इनर वॉइस होता है, जो उसको रोज़ सुनना पड़ता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये ट्राई कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ब्रेव हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, आई कैन डू हार्ड थिंग्स। जो एक चाइल्ड का इनर वॉइस होता है वो बाय द एज ऑफ 5, 6, 7 शेप हो गया है, क्योंकि तभी ब्रेन अब्जॉर्बेंट है, वो सुन रहा है, वो सारा इनपुट ले रहा है और वो ही इनपुट आउटपुट बन जाता है। बट तब तक तो बच्चे को याद भी नहीं रहते। 4-5 साल के बच्चे को कहाँ 10वें साल में याद रहेगा? बट एक चाइल्ड का सबकॉन्शियस माइंड वो एज पे शेप हो जाता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारा इंटरनल वॉइस होता है, और ये ही आगे जाके डिसाइड करता है क्या हम सक्सेसफुल होंगे या क्या हम नहीं सक्सेसफुल होंगे। ये जो पीरियड होता है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल पीरियड है, जब आपके चाइल्ड के इंटरनल वॉइस को आप शेप कर सकते हो। अगर ये टाइम पे आप उसको बोल रहे हो कि हम रिस्क नहीं ले सकते, हम गलतियाँ नहीं कर सकते, हाउ कैन यू मेक अ मिस्टेक, आपको इतना भी नहीं समझ आया कि इसको ये टूट जाएगा अगर गिरेगा तो, हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दैट, तो वो चाइल्ड को क्या लगेगा कि मैं गलती भी नहीं कर सकता हूँ, शायद मुझे कुछ आता भी नहीं है, मुझे सब फर्स्ट टाइम में सीखना पड़ता है। यही उसका इंटरनल वॉइस बनते जाता है। एंजाइटी कहाँ से शुरू होती है? जब किसी का इंटरनल वॉइस ऐसा है कि मुझे सब में फर्स्ट आना है, मैं मिस्टेक नहीं कर सकता हूँ, मैं सेकंड नहीं आ सकता हूँ। काफ़ी बच्चे होते हैं, बट ये चीज़ तो उसके साथ स्कूल में भी होती है। बट स्कूल और होम, जब एक बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है 7 इयर्स तक, तो आप सोचो कि शायद वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। फर्स्ट स्टैंडर्ड इज द फर्स्ट टाइम जब वो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम स्कूल में रहते हैं, 1 साल, लेकिन कितने साल आपके साथ वो घर पे था? अग्री। कई बार ऐसा देखने में आया कि बच्चे बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। कई बार हम उसको काउच पोटैटो है क्या, या फिर तू एक ही जगह क्या बैठ गया है, ऐसा बोलते हैं। क्या इसका इम्पैक्ट उसकी लाइफस्टाइल पे पड़ रहा है? और 100% मूवमेंट, हम जब एक्सरसाइज करते हैं एज एडल्ट्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे मसल्स को मेंटेन रखने के लिए, शायद हमारा वेट को कम करने के लिए, वेट को मेंटेन रखने के लिए, जो भी है। बट एक बच्चा मूव करता है उसको उसके ब्रेन को डेवलप करने के लिए। जब वो कोई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी करता है तो उसके ब्रेन के रीजन्स शेप होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी से। जब उसका राइट हैंड और लेफ्ट लेग आगे जाता है तब दोनों हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से कि ये मूवमेंट से ऐसा करना है, इससे ऐसा करना है। जब वो स्पिन करता है राउंड राउंड राउंड, तब उनके वेस्टिबुलर सिस्टम्स एक्लिमेटाइज होते हैं कि ऐसे उसको बैलेंस रखना है। मूवमेंट फॉर अ यंग चाइल्ड इज ब्रेन डेवलपमेंट। और जब वो मूव नहीं करते हैं तो एक तो हम उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है वो एक हिट लेता है। सेकेंडली उसका जो मस्क्यूलेचर है, मसल्स यूज से स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, और जो मसल्स यूज ही नहीं हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? एंड थर्ड, मूवमेंट इज मेडिसिन फॉर द माइंड। एक दवाई है जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, वो आपको सिखा देते हैं कि मैं इससे भी मेरे स्ट्रेस, मेरे एंजाइटी को मैनेज कर सकती। Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? 9 and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert-led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy.
Download 9 and Beyond today. ऐसा कहा जाता है बच्चों के लिए, इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है नींद बहुत इम्पोर्टेंस प्ले करती है। मतलब अगर एडल्ट है तो उसे 7 से 8 घंटे चाहिए, और अगर बहुत ही छोटा बच्चा है तो वो कई बार 12 घंटे सोएगा, 14 घंटे सोएगा, Correct. फिर धीरे धीरे उसकी नींद कम होते होते वो 8 से 10 घंटे के बीच में आ जाता है। लेकिन कई बार बच्चे, गेम्स चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, अलग अलग चीज़ें चल रही, टेलीविज़न चल रहा है, या फिर बातचीत चल रही, दोस्ती यारी निभाई जा रही है, उसमें नींद कम हो जाती है और वो बहुत टाइम तक नींद कम होती है। कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसका? हम जब नींद के बारे में सोचते हैं तब आप ऐसे सोचो कि आपके ब्रेन के अंदर एक कंस्ट्रक्शन क्रू आ गया है। उसमें से एक कंस्ट्रक्शन क्रू का रोल है मेमोरीज को सॉर्ट करना, मेमोरीज को शिफ्ट करना लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में। आज मैंने स्कूल में अल्फ़ाबेट सीखे, मैं अल्फ़ाबेट्स को शॉर्ट टर्म मेमोरी में शिफ्ट करूँगा। सेकंड का काम है क्लीन अप, सब कचरा है सब उसको हटाओ, इधर से नहीं चाहिए नेक्स्ट डे के लिए। ओके। तीसरे का काम है ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करना, बच्चे को लंबा बनाना, उसको ग्रोथ में मदद करना। जब ये कंस्ट्रक्शन क्रू के पास इनफ टाइम नहीं है तो वो उनका डेली टारगेट कैसे ख़त्म करेंगे? ओह, Sleep for a child is not rest alone. It's an active part of their brain, in their Wow. brain growth. आज के समय में जितने भी बच्चे हैं सब उनको दिया जा रही है चीज़ें, किसी चीज़ की कमी नहीं हो, क्योंकि हमारे पास कमी रही है, तुम्हारे बच्चों के पास कमी ना हो जाए, ये होता है। लेकिन हर बच्चे का अपना ग्रोथ का टाइम होता है। ऐसी क्या 3-4 चीज़ें हैं जो आपको लगता है आज के पेरेंट्स गलत कर रहे हैं? ये चीज़ मैं आपको एक स्टोरी के साथ बताऊंगी। ठीक है। मैं बॉम्बे से हूँ, लेकिन पोस्ट मैरिज मैं इंदौर शिफ्ट हुई हूँ। इंदौर में थोड़ी जगह ज़्यादा है, तो आई सेड कि चलो लेट्स स्टार्ट ग्रोइंग माय ओन वेजिटेबल्स। मुझे बहुत इंटरेस्ट था ये चीज़ में, तो आई बॉट अ टमेटो प्लांट, एक मिर्ची का प्लांट, एक भिंडी का प्लांट, एंड आई सेड इसको ग्रो करेंगे। मैंने और 2-3 सीड्स डाले थे कि फ्लावरिंग प्लांट्स ये वो, एंड आई सेड कि लेट मी ट्राई टू ग्रो ऑल ऑफ दिस। आई पुट टू मच फर्टिलाइजर, एकदम आई सेड कि इसमें तो रोज़ वाटरिंग की ज़रूरत है, इतनी धूप है। मैंने उसको एकदम अच्छे से सनलाइट दी, तो वो टमेटो का प्लांट ग्रो ही नहीं हुआ, उसमें कोई फ्लावर्स ही नहीं आए। फिर मैंने उसका पिक्चर लेके मेरे एआई एजेंट को पूछा कि क्या है इसमें प्रॉब्लम, मैं और क्या कर सकती हूँ। उसने बोला बोन मील डालो, ये डालो, वो डालो, सब ट्राई हो गया, कुछ नहीं हुआ, वो प्लांट मर गया। ये जो पूरा सिनेरियो है यही पेरेंटिंग में अप्लाई होता है। ओके। One and the first and the most important thing is be patient with your child. मैंने जब मेरा फ्लावर का सीड डाला था 3-4 वीक्स तक कोई शूट नहीं आई थी। आई बिकेम वेरी इम्पेशेंट कि ये क्या हो रहा है, वो ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, सीड खराब होगा। ऑल ऑफ अ सडन विद इन 1 day आई सॉ दैट द शूट हैज इरप्टेड आउट। इसका मतलब क्या था कि पहले उसकी जड़ें बन रही थी, वो पहले नीचे से स्ट्रॉन्ग हो रहा था, फिर वो ऊपर आया। हाँ। हमें आज के पेरेंट्स को चाहिए कि मेरा बच्चा सबसे पहले चले, सबसे पहले क्रॉल करे, सबसे पहले उसको अल्फ़ाबेट आए, सबसे पहले सारी नर्सरी राइम उसको आए। क्या आपने उसके रूट्स के बारे में सोचा है? क्या उसको मैनर्स आती है? क्या उसको वेटिंग आता है? क्या उसको शेयरिंग आती है? क्या उसको खुद के इमोशन समझने आते हैं? सेकंड चीज़, मैंने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया, मैंने बहुत ज़्यादा सनलाइट दी थी, मैंने बहुत ज़्यादा उसको वाटरिंग कर दिया। ओवर इंडल्जेंस, समथिंग जो आज के हर एक पेरेंट कर रहे हैं जो वर्किंग पेरेंट्स हैं। हाँ। क्योंकि उनको लगता है कि हमारे टाइम का कॉम्पनसेशन है गिफ्ट देना, बच्चे को जो चाहिए वो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि मैं काम करके इतने अगर पैसे कमा रही हूँ तो उसका फ्रूट उसको मिलना चाहिए। वो चीज़ लाने से सिर्फ खुशी पेरेंट को हो रही है, वो बच्चे को नहीं फ़र्क पड़ता है। रादर आप वो बच्चे को डैमेज कर रहे हो। हाँ। वो नहीं समझ पाता है अभी कि मुझे ये चीज़ थोड़ी रुक के भी मिल सकती है, जो हम बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एंड द थर्ड थिंग जो मैंने की, मैंने फ़ोटो डाला मेरे एआई एजेंट पे। वो एआई एजेंट को नहीं पता था इंदौर में कितनी गर्मी है, उसको नहीं पता था कि ये सॉइल वेल ड्रेनिंग है कि नहीं है, उसको नहीं पता था कि ये प्लांट मैंने कौन से नर्सरी से लिया था, क्या वो कोई हाइब्रिड वैरायटी थी। हाँ, ट्रू। आपका एआई एजेंट आपके घर में आके नहीं रहता है, आपका इंटरनेट ब्राउज़र आपके घर में आके नहीं रहता है। आप कैसे उसको ट्रस्ट कर सकते हो आपके बच्चे की एडवाइस के लिए? और फिर आप क्वेश्चन करते हो एक्चुअल डॉक्टर्स को, खुद के इंस्टिंक्ट को, कि मैं ही कुछ गलत कर रही होंगी, यही कुछ गलत बोल रहे होंगे, इंटरनेट तो मुझे ये बता रहा है। ऐसा कहा जाता है अगर आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उस चीज़ को पहले खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है।
तब जाके बच्चा मानेगा, अदरवाइज सुनी सुनी बात पे बच्चा आपको साइड में कर देगा. हाउ इट इज़ ट्रू, एंड इसका इम्पैक्ट कितना डिफ़िकल्टी ला सकता है. एग्जैक्टली जो आपने बोला, अ चाइल्ड बिकम्स हु वी आर, नॉट हु वी वांट देम टू बी. यस. मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा कभी स्क्रीन ना यूज़ करे, बट मैं घर आके उसके सामने मेरा फ़ोन लेके बैठ के आई एम स्क्रोलिंग. उसको क्या लगेगा? स्क्रीन्स आर नॉर्मल. मुझे चाहिए मेरा बच्चा कभी चिप्स ना खाए, कुछ तला हुआ ना खाए, बट मैं रोज़ उसके सामने थोड़ी सी चिप्स खा रही हूँ, मैं रोज़ चॉकलेट खाती हूँ. मैं उसको बोलती हूँ कि टुडे मेरा देना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, आज मैं चॉकलेट केक खाऊंगी. या द अदर थिंग कि आज ना मेरा वज़न थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, आज मैं डिनर नहीं खाऊंगी. हम उनको सिखाते हैं टू बी बॉडी कॉन्शियस, टू शेम योर ओन बॉडी, टू स्किप मील्स इफ़ यू फील दैट यू पुट ऑन वेट. ये सब शुरू पेरेंट्स से ही होता है, उनके एनवायरनमेंट से ही होता है. हमें चाहिए कि बच्चा काइंड हो, सबसे अच्छे से बात करे, और हम हमारे घर के हेड को बोलते हैं ये दे दो, वो दे दो, और हमें चाहिए कि वो बाहर जाके बोले प्लीज़ ये कर दो. कैसे करेंगे वो अगर उन्होंने ये सुना ही नहीं है? We have to become who we want our children to be. Children are like a mirror in front of us. ट्रू. हम जो नहीं है वो भी नहीं बनेंगे. नहीं होंगे. हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ होगी वही उनमें भी एक्सप्रेस होगी. हमें चाहिए कि हमारा बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो. क्यों? क्योंकि हम बहुत इंट्रोवर्टेड थे, बट उसकी पर्सनालिटी शायद इंट्रोवर्ट की है. हम क्यों उसको फोर्स करते हैं कि आप कुछ और बनो? क्योंकि हमें लगता है कि वो बात सही है. तो ये है डॉक्टर मिशेल शाह, जो कि पीडियाट्रिक लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं. डेफिनेटली जैसा कि हर बच्चे का अपना एनवायरनमेंट होगा, अपना तरीका होगा बढ़ने का और निखरने का, वैसे ही आशा करती हूँ कि हर बच्चे को वो एनवायरनमेंट माता पिता देते रहें ताकि बेहतरीन और सुंदर भविष्य सामने आए. ऐसे इंस्पिरेशनल, अमेजिंग और इंस्पायरिंग पॉडकास्ट के लिए आप बने रहिए मेरी सहेली पॉडकास्ट पर. मैं हूँ रूना आशीष. धन्यवाद.